मध्य पूर्व आग की लपटों में एक ऐसा संकट जो हर गुजरते घंटे के साथ और भी ज्यादा भयानक होता जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था इस विस्फोटक स्थिति के पहले 72 घंटों में। तारीख थी 28 फरवरी 2026 और इसी दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक ऐसा हमला किया जिसने आप कह सकते हैं सब कुछ बदल कर रख दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई इस हमले में मारे गए और बस इसी एक घटना ने पूरे के पूरे इलाके को जैसे युद्ध की आग में धकेल दिया। देखिए, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, ये तो सीधा ईरान के दिल पर चोट थी। उनके पूरे के पूरे नेतृत्व को, मतलब टॉप कमांड को जड़ से उखाड़ने की एक कोशिश। सिर्फ सुप्रीम लीडर ही नहीं, बल्कि उनके सबसे भरोसेमंद लोग, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख, यहां तक कि पावरफुल ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के कमांडर भी, सबके सब। मतलब सोचिए, एक ही झटके में पूरी लीडरशिप खत्म। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि जब ईरान का पूरा लीडरशिप स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया, तो जवाबी कार्रवाई हुई कैसे, और आखिर ये पूरा इलाका युद्ध की आग में घिरा तो घिरा कैसे? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एक बिना लीडर वाले ईरान ने आखिर किया क्या। हमले के तुरंत बाद वहां क्या हालात थे? देखिए, ईरान में जो भी लीडरशिप बची थी, उन्होंने फॉरेन एक्शन लिया। एक अंतरिम नेतृत्व परिषद यानी एक टेम्परेरी लीडरशिप काउंसिल बनाई गई। इसमें कौन कौन थे? राष्ट्रपति, न्यायपालिका की चीफ और गार्डियन काउंसिल के एक मौलवी। मतलब देश पूरी तरह से बिखर जाए उससे पहले ही उन्होंने एक तरह का बैकअप प्लान एक्टिवेट कर दिया। अब लीडरशिप तो थी नहीं, पर ईरान ने जवाबी कार्रवाई तो की, लेकिन ये एक कह सकते हैं कि एक बेहद बेतरतीब और हताशा में किया गया हमला था। ऐसा लगा जैसे हर दिशा में बस हमला कर दो। ईरान ने जैसे एक साथ कई मोर्चे खोल दिए। निशाना सिर्फ इजराइल या अमेरिकी ठिकाने ही नहीं थे, नहीं, उन्होंने तो यूएई, कुवैत, बहरीन जैसे 6 अरब देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया। और हमला किया कैसे? शहीद ड्रोन और तेज रफ्तार बैलिस्टिक मिसाइलों की जैसे बारिश कर दी। मकसद बिल्कुल साफ था, दुश्मन की हवाई सुरक्षा पर इतने हमले करो कि वो थक कर बैठ जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हमले कामयाब हुए? चलिए जरा यूएई का केस देखते हैं। 500 से ज्यादा ड्रोन दागे गए, लेकिन उनमें से सिर्फ 35 ही डिफेंस सिस्टम को पार कर पाए, और बैलिस्टिक मिसाइलें 165 दागी और एक भी अपनी निशाने तक नहीं पहुंची, 0। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई, ईरान के हमलों में तादाद तो बहुत थी, पर असर बेहद कम। ये सिर्फ एक मिलिट्री नाकामी नहीं थी, बल्कि ईरान की जो एक रीजनल पावर वाली इमेज है ना, उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। ईरान के इन बिखरे बिखरे हमलों के जवाब में अमेरिका और इजराइल ने जो पलटवार किया, उसने तो जैसे जंग का मैदान ही बदल दिया। अब लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही थी, ये लड़ाई अब ग्लोबल इकोनॉमी तक पहुंच चुकी थी। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया एपिक फ्यूरी, और नाम के जैसा इसका काम था। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक हथियार मैदान में उतार दिए, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, F-35 फाइटर जेट्स। दूसरी तरफ इजराइल ने 700 से ज्यादा हवाई हमले किए। ईरान के कमांड सेंटर्स, आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स मिसाइल लॉन्च करने की जगह हैं, मतलब जो भी जरूरी ठिकाने थे उन्हें चुन चुनकर तबाह कर दिया गया। अब जब सीधी मिलिट्री लड़ाई में बात नहीं बन रही थी, तो ईरान ने अपना पैंतरा बदला। उसने एक नया हथियार इस्तेमाल किया, और वो था ग्लोबल इकोनॉमी पर हमला। कैसे? होर्मुज़ जलडमरू मध्य से जो तेल के टैंकर गुजरते हैं, उन पर अटैक करके। मतलब पूरी दुनिया पर एक इकोनॉमिक प्रेशर बनाने की कोशिश। एक तरफ तो आसमान में ये हाईटेक वॉर चल रही थी, मिसाइलें, ड्रोन, फाइटर जेट्स, लेकिन इसी दौरान जमीन पर दुनिया की नजरों से काफी हद तक दूर वेस्ट बैंक में एक बिल्कुल अलग और शायद कहीं ज्यादा क्रूर लड़ाई पनप रही थी। जैसा कि ड्यूमा में रहने वाले 24 साल के थाबेत ने कहा, उनकी बात में इस डर की पूरी सच्चाई झलकती है। उन्होंने कहा, आसमान में तो रॉकेट हैं, लेकिन इजरायली सेटलर्स तो हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। मतलब समझिए, उनके लिए असली खतरा आसमान से नहीं, बल्कि जमीन पर, उनके अपने घर के ठीक बाहर था। और इन हमलों का एक पैटर्न था, एक तय तरीका। सबसे पहले सेना आती और फिलिस्तीनी गांव में लॉकडाउन लगा देती। फिर हथियारबंद इजरायली सेटलर्स उन गांव में घुसते और लोगों पर हमला करते। और इस पूरे वक्त सैनिक या तो बस खड़े देखते रहते, या कुछ मामलों में तो हमलावरों की मदद भी करते थे। एक फिलिस्तीनी नागरिक मोहम्मद ने अपनी आंखों देखी बताई। उनके शब्दों में, सेना उनकी हिफाजत कर रही थी ताकि वे जाकर चीजें तोड़ सकें और लोगों पर हमला कर सकें। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जब एक एक्टिविस्ट ने एक इजरायली सैनिक से इस बारे में पूछा, तो उसका जवाब था, हम यहाँ यहूदियों को अरबों से बचाने के लिए हैं।
तो ये बयान उस सिचुएशन पर दूसरे पक्ष का नजरिया दिखाता है। और इस सारी हिंसा का नतीजा क्या निकला? यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक 4000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को जबरन अपना घर-बार छोड़ना पड़ा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे 4000 तबाह हो चुकी जिंदगियों की दास्तान है। तो अब तक जो हुआ वो हमने देखा, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। पूरा का पूरा इलाका एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से भविष्य बहुत धुंधला नजर आता है। और फिर युद्ध और भी ज्यादा तब भड़क गया जब इजराइल ने एक बहुत ही बड़ा और हिम्मत वाला कदम उठाया। उन्होंने ईरान के कोम शहर में हो रही विशेषज्ञों की सभा की एक मीटिंग पर ही हमला कर दिया। और याद रखिए, ये वही सभा है जिसका काम देश के अगले सुप्रीम लीडर को चुनना होता है। तो इस हमले के पीछे मकसद क्या था? एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने कान न्यूज को साफ-साफ बताया, हम उन्हें नया सुप्रीम लीडर चुनने से रोकना चाहते थे। मतलब ये एक सीधा संकेत था कि इजराइल ईरान में किसी भी तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहता। अब इस पूरे संकट पर दुनिया का रिएक्शन कैसा था? बिल्कुल बंटा हुआ। एक तरफ थे चीन और रूस, जिन्होंने अमेरिका इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की। दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका का साथ देने का वादा किया। यूरोपियन संघ बीच में था, जो संयम की अपील कर रहा था। और अरब खाड़ी के देश, वो तो बस ईरान से कह रहे थे कि भाई हमारे ऊपर हमले बंद करो। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। ईरान की लीडरशिप बिखरी हुई है, जंग लगातार फैलती जा रही है और इस मुद्दे पर दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। तो ऐसे में क्या मध्य पूर्व के लिए तबाही के इस रास्ते से वापस लौटने का कोई भी रास्ता बचा है?